हाँ भैया, तो कौन सा वाला कहता है मुझे कि रोमन के बिना रेसल चैटर की वीडियो नहीं आती। भैया मेरी तो कभी कभी आ जाती है। इनकी $10 बिलियन की मंडे नाइट रॉ नहीं कट रही बिना रोमन रेंस के नाम के। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में बात करेंगे आज भी मंडे नाइट रॉ के शो के बारे में। शो के बारे में क्या सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बस यार हर बार की तरह वीडियो को लाइक कर दिया करो, बाकी सारा काम है मेरा। और इस वीडियो में आज कमेंट करके मुझे टाइमर करके बताना कि कितनी बार रोमन रेंस का जो नेम है वो मंडे नाइट रॉ पर फीचर हुआ है अलग अलग स्टोरी लाइन के अंदर। सबसे पहले जो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग है वो होती है हमारे मेन इवेंट जे ऊसो के साथ। वैसे स्टार्ट तो किसी और चीज से हुई, लेकिन मैं वो फ्लो को थोड़ा मेंटेन करने के लिए बोल रहा हूँ। जे ऊसो की एंट्री होती है बड़े ही खुश मिजाज तरीके से, जो वो अपनी एंट्रेंस है वो करते हैं और रिंग में आके बोलते हैं हाँ भैया मजा आ गया, इस वीकेंड पर मैं वो बिग जो टाइटल है, ऐसा बोलते बोलते वो आगे अपनी कहानी बढ़ा रहे थे। लेकिन गुंथर का थीम सॉन्ग यहीं पे प्ले हो जाता है, क्योंकि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के अंदर जे ऊसो और गुंथर का मैच है। गुंथर कहते हैं अब मुझे गेस करने दे कि तू क्या बोलने वाला है। तो यही बोलेगा ना कि ये तो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाला जे ऊसो कहते हैं। हाँ, तो उसके बाद जो गुंथर ने रोस्ट मारना शुरू किया है जे ऊसो को, कहते हैं कि तू फनी लिटिल मैन है, तेरी ये जो सारी बात है ना जो तूने पिछले हफ्ते बोली थी कि भैया मैं सुबह उठता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, ये सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन जिस तरीके से तूने अपनी एंट्रेंस करी है ना, तो भाई मतलब हमारी आम भाषा में बोले तो कहते हैं भाई तू पूरा सी लग रहा था। ऐसा गुंथर जो है जे ऊसो को बोलते हैं। कहते हैं कि जे ऊसो कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया। और आपसे एक चीज नोटिस करना कि क्योंकि अब सुपरस्टार्स के जो प्रोमोस हैं वो बिल्कुल हैवीली स्क्रिप्टेड नहीं होते, तो कई बार सुपरस्टार ऐसे मौकों पर सामने वाले को इंटरप्ट करता है जब उसको नहीं करना होता। तो देखना कितना स्मूथ ये ट्रांजिशन करते हैं। जैसे जे ऊसो बोलने वाले थे लेकिन गुंथर ने उनको बोलने नहीं दिया, क्योंकि गुंथर को अभी अपनी जो लाइंस है उनको फिनिश करना था। तो ये एक बड़ी छोटी सी डिटेल होगी जो कि अब आप नोटिस करोगे रिसेंटली जो प्रोमोज हमको सुपरस्टार्स के देखते हैं। अगर आप मेरे रिव्यूज को भी कंपेयर करोगे ना आज से 3 साल पहले, तो प्रोमोज के ऊपर इतना कुछ इंफेसिस मैं भी नहीं देता था, क्योंकि वो कुछ यूनिक होते भी नहीं थे। लेकिन अब सच में बहुत अलग चीजें होती है। मतलब वीकली शोज के ऊपर मैं तो भाई ये सेगमेंट्स को ही पता नहीं आजकल ज्यादा प्रेफर करने लगा हूं, क्योंकि पीएलई के अंदर फिर वो हाई क्वालिटी के मैचेस आ जाते हैं। ये थोड़ा सा मैंने बीच में अपनी ज्यादा बातें चिपका दी, लेकिन गुंथर आके कहते हैं भाई कि फर्क नहीं पड़ता कि भाई तू क्या बोल रहा है, क्योंकि जो तू बात बोलता है उसको तू कभी फॉलो अप तो करता ही नहीं। और भाई इसीलिए ये जो प्रोमोज हैं वो इतने स्मार्ट लगते हैं सुपरस्टार्स के, इतनी लॉजिकल रीजनिंग वो देते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ भैया मैं बड़ा, ऐसे नहीं बोलते। वो इज्जत से लपेट के फिर छिलते हैं कि भाई कैसे तू पिछले हफ्ते तो ऐसा ऐसा कर रहा था, अब तो ये देख के ऐसा लग ही नहीं रहा कि तू ऐसा है। तो गुंथर इसी बात को मेंशन करते हैं, कहते हैं हर कोई तेरा यूज कर लेता है। और यूजफुल इडियट ये वाली टर्म का उन्होंने यूज किया जे ऊसो के लिए, जैसे उन्होंने स्ट्रीट ट्रैश बोला था डेमन प्रीस्ट को। मुझे तो वही वाली वाइब आई, लेकिन एक नए नेम के साथ वो लेके आया जो कि जे ऊसो के लिए स्पेसिफिक था। कहते जो तू बोलता है वो तेरे एक्शंस में दिखता नहीं है, लेकिन जो मैं बोलता हूं मैं तो वो करके दिखाता हूं। कहता मैं तुझे एक्सपोज कर दूंगा और ये सबसे क्लोजेस्ट है जो कि तू इस वर्ल्ड चैंपियनशिप के पास आ सकता है। तो ये सारी बातें जब गुंथर ने बोली तो जे ऊसो का मुंह हर बार की तरह लटक जाता है। वो फिर अपना वो बेफेस वाला जो चाम है उसको दिखाते हैं, कहते हैं हाँ ये मैं हूं, ये मेरी टीम है, मेरी स्क्वाड है और ये सारे लोग मेरे साथ होंगे जब मैं तुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हराऊंगा। ये तो वैसे बिल्कुल वही सी लाइन लगी मुझे जे ऊसो की, लेकिन एक उन्होंने बड़ी तगड़ी सी लाइन बोली गुंथर के लिए। कहते हैं इस रिंग में एक ही बंदा है जिसने रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया है और वो तू नहीं है। ये कह के बस गुंथर ने इतनी सारी लाइंस बोली। भाई जे ऊसो तो आराम से जो पेशेंस के साथ थे, लेकिन ये गुंथर का एकदम से जो कंट्रोल है वो खो गया अपने ऊपर। इन एक दूसरे के ऊपर मारा मारी सी जो है वो शुरू कर देते हैं। इसके बाद एंड में सुपर के गुंथर नहीं बजाई और गुंथर फिर वहां से सरक भी लेते हैं और हमने जे ऊसो को पास देखा वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप पकड़े हुए। और मैं भी अगर गुंथर की तरह बोलूं कि ये आई थिंक क्लोजेस्ट है जो कि जे ऊसो आ सकते हैं इस वर्ल्ड चैंपियनशिप के, क्योंकि गुंथर जिस तरीके का बंदा भाई सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के अंदर ऐसा लग नहीं रहा कि जे ऊसो का ऐसा कोई बहुत खास चांस है लगा। लेकिन जे ऊसो के चेहरे मुंह पे भी लिप पे भी अगर आप देखोगे तो भाई उनकी जो है थोड़ा सा खून भी निकल रहा था। तो ये सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट क्योंकि अभी अगला इनका शो है तो उसको ये हाइप करने के लिए उन्होंने इसको किक ऑफ में डाल दिया था। हमेशा ही मैं तो गुंथर को टेलीविजन पर देखने में बहुत ज़्यादा मज़े लेता हूँ, क्योंकि वो जिस तरीके से सामने वाले से मज़े लेते हैं उसको देखने में फैंस को भरपूर मज़ा आ जाता है। इसके बाद शो पर मैच था रे मिस्टीरियो वर्सेस कोफी किंगस्टन के बीच में। न्यू डे का म्यूजिक हिट हुआ और भाई जब उनका म्यूजिक हिट हुआ तो ये वाला म्यूजिक अब पसंद नहीं आ रहा न्यू डे को। कहते हैं इसे बंद करो। अरे वो खुद को कहते हैं वॉकिंग हॉल ऑफ फेमर्स हैं भाई, बड़ी बड़ी बातें बोल रहे भाई ये बंदे तो। इसके बाद उनका मैच होता है, एक्जेवियर वुड्स ने पूरे मैच के टाइम पर ही डिस्ट्रैक्ट किया। 619 लगाने के लिए भी जा रहे होते हैं लेकिन बीच में वो उंगली कर देते, फिर उन्होंने एक तरीके से रेफरी ने कहा भाग जाओ भाई यहाँ से। और मैच का फिनिश कुछ ऐसा हुआ कि कोफी किंगस्टन को पता नहीं ऐसे घुमा फिरा के उन्होंने पिन कर दिया। बेसिकली फिनिशर वगैरह ऐसा कुछ ऐसा स्प्लैश उन्होंने लगाया था वैसे, लेकिन उसको उन्होंने
ने रोक दिया था। तो थोड़ा ऐसा फिनिश दिया गया है इसको कि कोफी किंगस्टन ऐसा भी ना देखे कि भैया बिल्कुल ही पिट गया है, हार गया है। इसके बाद ही अटैक कर रहे होते हैं, LWO सेव करने के लिए आती है, लेकिन पता नहीं सेव करने के लिए कैसे आई कि एक बंदा तो वहां पे नप गया था, मतलब ये कोफी और एक्सेवियर ने मार दिया था उसको। तो ये करके फिर WWE अभी शायद इस स्टोरी को और आगे बढ़ाएगी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि देखो जब से ये बिगी वाला सेगमेंट हुआ है, ऐसा भी नहीं बोलूंगा मैं कि किसी बहुत बड़ी स्टोरी लाइन के अंदर न्यू डे को डाला है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि हर एक बंदे को इंटरेस्ट जरूर है देखने में कि यहां से अब न्यू डे क्या करते हैं, क्योंकि इस तरीके से भी न्यू डे के बंदों का कैरेक्टर कभी होगा वो एक्सपेक्टेड नहीं था। बहुत पहले वो हील की तरह रहते थे, लेकिन सारा ग्रुप था, ऐसा नहीं था भाई कोई बहुत गंदा काम कर दिया, लेकिन अब ये गंदे काम करने वाले बंदे बन के अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। इसके बाद शो पर अगला सेगमेंट आता है सैमी ज़ेन का। सैमी ज़ेन को आज माइक पर कुछ बोलना था और मैं समझ गया था भैया एक मोटिवेशनल स्पीकर फिर से निकल के आएगा। मतलब बातें सैमी ज़ेन की खुद के लिए होती हैं, लेकिन अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करोगे, अपने आप को वो कैरेक्टर बना के, तो आप भी सारी बातें फील करोगे। सैमी ज़ेन आके कहते हैं एडम पियर्स से मैंने बात कर ली है और मैं एंटर करने जा रहा हूं रॉयल रंबल में। अब यहां से अच्छे से सैमी ज़ेन ने सारी कहानी जो है अपनी एक्सप्लेन करी। कहते हैं जब मैंने सच से सही में बात करी ना, उसने बोला कि तू अपनी कब मदद करेगा, मैंने सही में वो बात सोची है। और कितने लोगों का सपना होता है प्रोफेशनल रेसलर बनने का, फिर कितने लोग बनते हैं, कितने लोग प्रोफेशनल रेसलर बनते हैं और कितने लोग फिर ये कह सकते हैं कि मैं WWE सुपरस्टार हूं। और फिर WWE सुपरस्टार बनने के बाद भी वो टॉप लेवल के सुपरस्टार कितने लोग कह पाते हैं कि हम बने हैं, लेकिन मैं उनमें से एक हूं। कहते हैं रॉयल रंबल में जितने भी ये सारे बड़े बड़े लोग एंटर कर रहे हैं ना, सबके नाम के आगे वर्ल्ड टाइटल है, सिर्फ मेरे नाम के आगे टाइटल नहीं। और सैमी ज़ेन एडमिट करते हैं कि ऐसा नहीं है कि मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने की जरूरत है, आई डोंट नीड इट, आई वांट इट, ऐसे करके वो बोलते हैं कि भाई देखो करा तो मैंने बहुत कुछ है, लेकिन अब मुझे भी ये चीज करनी है, मैं भी चाहता हूं मेरे नाम के आगे जो है वर्ल्ड टाइटल आए, तो मैं रॉयल रंबल में जो है जीतूंगा। और वह आगे अपनी कहानी एक्सप्लेन कर रहे होते हैं और तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है केविन ओवंस का। इस पॉइंट पे मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था भाई कि ऑब्वियसली जैसा ये प्ले आउट हुआ, मजा आया इस पूरी चीज को देख के। केविन ओवंस का म्यूजिक हिट हुआ, अपनी वो विंग्ड ईगल चैंपियनशिप जो छीन के चुरा के लेके आए वो उसको लेके आते, बट हाँ वो फिर भी वो ट्रू राइटफुल WWE चैंपियन तो वही है भाई, जिस तरीके से अभी वो अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। मतलब कंपटीशन में अगर बाकी लोगों के भी रखे, अभी कैरेक्टर बहुत बड़े चल रहा है उनका। केविन ओवंस रिंग में आते हैं तो सैमी ज़ेन ने सीधे बोला हाँ ठीक है भाई, कम ऑन कैप, कम ऑन कैप, ऐसे करके वो बोलते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था केविन ओवंस उनको मारने के लिए आया है। लेकिन केविन ओवंस कहते हैं भाई मैं सब करने के लिए नहीं आया। सैमी ज़ेन थोड़े से कंफ्यूज थे, क्योंकि जिस रीजन की वजह से कोडी रोड्स के साथ केविन ओवंस के पंगे हुए कि उसने रोमन रेंज के साथ टीम अप किया, तो वही लॉजिक तो यहां पर अब लगना चाहिए था। लेकिन केविन ओवंस का सोचना कुछ अलग है। और अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला ना कि ये सुपरस्टार सिर्फ ऐसे नहीं बोलते कि भैया हम तगड़े, हम ये हम वो, ये जो लॉजिकल रीजनिंग देते हैं हर चीज की, भाई मैं उसका फैन हूं और जब ये चीज मुझे नहीं होती हुई दिखती तो दिमाग भी उतना ही खराब होता है। जैसे द रॉक की स्टोरी लाइन, पता नहीं बंदे ने क्या किया, फिर वो क्या किया। रॉक यहाँ सॉरी केविन ओवंस यहाँ पे आके कहते हैं कि भाई मेरा मुद्दा अलग है, तेरा मुद्दा अलग है, तेरी हिस्ट्री है रोमन रेंज के साथ, हमारी भी हिस्ट्री है, तूने मुझे भी कितनी बार माफ किया है, तूने वैसे ही रोमन रेंज को भी माफ किया है, तू सही में एक अच्छा आदमी है, तू दूसरों के बारे में सोचता है, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ऐसा केविन ओवंस सैमी ज़ेन के बारे में बोल रहे हैं, जो कि बहुत सारे फैंस के लिए अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि हम तो यही सोच रहे थे कि अब जब केविन ओवंस देखेगा कि वो सैमी ज़ेन रोमन रेंज के साथ है तो वो रिएक्ट कैसे करेगा। लेकिन केविन ओवंस का रिएक्शन कुछ अलग है, कहते हैं मैं तेरे में बिलीव करता हूं और तू ही जीतेगा रॉयल रंबल। भाई एक तो वो बंदा वैसे ही अपनी मोटिवेशनल स्पीच देके अभी आया है, और जिस बंदे से एक्सपेक्टेड नहीं है, सैमी ज़ेन ऐसी बात सुनकर उनका चेहरा देखना भाई, बंदा बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। कहते हैं कि मैं तुझे 20 सालों से भी ज्यादा से जानता हूं, तू डिजर्व करता है रेसलमेनिया में जाना। केविन ओवंस बोलते हैं कि अभी एक चीज अकम्प्लिश करना हम लोगों को बाकी है, हम लोगों ने साथ में रेसलमेनिया मेन इवेंट किया है, लेकिन हम टैग टीम टाइटल जीते हैं, लेकिन अब तक वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए 1-on-1 हमारा रेसलमेनिया के मेन इवेंट में मैच नहीं हुआ। तू रॉयल रंबल मैच में घुसेगा, तू जीतेगा, तू वो करेगा, मुझे भरोसा है। और अगर तुझे यकीन ना हो और अगर तू और थोड़ा सा सपोर्ट चाहे तो आई गॉट योर बैक फॉर रॉयल रंबल। ऐसा करके केविन ओवंस बोलते हैं कि मैं तेरे सपोर्ट में वहां पे खड़ा हूंगा और मुझे भी पता है कि जब मुझे जरूरत होगी तो तू भी मेरे लिए आएगा। ये कह के केविन ओवंस वहां से चले जाते हैं। सैमी ज़ेन ने लिटरली केविन ओवंस के सामने वो उनको इंटरप्ट करने के अलावा शुरुआत में एक भी शब्द नहीं बोला। तो ये जो स्टोरी लाइन के नए नए एंगल्स WWE खोलती है भाई, मैं तो बहुत मजा आता है। ये ट्रिपल एच की बुकिंग की वजह से, ये देखो बहुत सारी चीजों के लिए आप हम क्रिटिसाइज भी करेंगे ट्रिपल एच को, बहुत सारी चीजों के लिए अप्रिशिएट भी करेंगे, और जहां पे बनता है वहां पे करना भी चाहिए। तो ये जिस तरीके से एंगल ये दिखा रहे हैं भाई, अब सैमी ज़ेन का लिंक इन्होंने केविन ओवंस से ही बनाया। देख रहे हो पूरी स्टोरी लाइन घुमा फिरा के ऐसे ऐसे होती है कि हम खुद कई बार भूल जाते हैं कि अच्छा वो हुआ था
ओ फिर इस वजह से ये वाली स्टोरी लाइन नहीं चली है, तो ये काफ़ी नया मोड़ ला सकता है वैसे सैमी ज़ेन की भी रेसलमेनिया जाने तक की जर्नी में, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी ये भी मान सकते हैं कि अगर सैमी ज़ेन नहीं जीत रहे, केविन ओवेंस चैंपियन नहीं है, तो क्या पता रेसलमेनिया में सिंगल्स मैच इनका वैसे भी बन सकता है। तो भाई ये मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। और ये जो स्मार्ट इस समय हील कैरेक्टर्स हैं जैसे कि ड्रू मैकिंटायर, गुंथर, केविन ओवेंस, इनको माइक पे बोलते हुए सुनने का तो कुछ अलग ही मजा है। इसके बाद शो पर मैच आता है अगला। वैसे हाँ, केविन ओवेंस को नोटिस किया, बंदा थोड़ा सा पतला लगने लगा है, वैसा लग रहा है कि थोड़ा सा वेट लॉस के ऊपर वो है, बट केविन ओवेंस के लिए सही में मैं चाहूंगा नहीं, क्योंकि उनका जो रेसलिंग स्टाइल है वो उसी उनकी बॉडी शेप के हिसाब से सूट करता, तो हर किसी को भैया एब्स बनाने की जरूरत नहीं होती, ऐसा मुझे लगता है। इसके बाद शो पर अगला मैच आता है बेली वर्सेस नाया जैक्स के बीच में। रिंग साइड पर यहाँ पर रॉक्सैन भी थी, क्योंकि बेली और रॉक्सैन की एनएक्सटी में भी फ्यूड चले, वो मैंने आपको बताया था। बेली ने एनाइलेटर फिनिशर लगाया नाया जैक्स का, लेकिन भाई वो तो आधा सही लगा उनको, क्योंकि बेली अगर आप देखोगे तो नाया जैक्स की साइज की आधी है। पावर बॉम्ब उन्होंने लगाया, पिनफॉल के मल्टीपल अटेम्प्ट्स वो करती हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एंड में जाके एनाइलेटर फिनिशर जब नाया जैक्स ने लगाया तो वो जीत गई हैं। इसके बाद रिया रिप्ली ने आके अटैक किया, और वो इस वजह से क्योंकि शो की स्टार्टिंग में ही बिल्कुल सबसे पहले यही सीन था जहां पे रिया रिप्ली के ऊपर नाया जैक्स का अटैक होता है। ब्रॉल हुई, सिक्योरिटी वाले बंदे आते हैं, और यार इतनी बकवास लाइन मुझे लगी रिया रिप्ली की, बोलती हैं यू मी सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट। भाई ये तो बहुत ही पुराना सा है, कुछ क्रिएटिव होके आ जाते हैं, वो एक्सपेक्टेड था, बट उनको लगा होगा कि शायद ये बहुत सैवेज लगेगा, लेकिन इतनी बार बार सुन लिया है, बहुत ज्यादा सैवेज नहीं लगता है, जब तक कि स्टोरी लाइन में बहुत ज्यादा दम ना हो। इनकी स्टोरी तो भाई अभी मैं कुछ बोलूंगा नहीं, इतना कोई खास इसमें दम है। बैक स्टेज से एक सेगमेंट और था जहां पे सैमी ज़ेन और सेथ रॉलिंस होते हैं, और सैमी ज़ेन बोलते भाई बढ़िया किया तूने मेरे अंदर वो आग ऐसी भड़का दी, ऐसे करके वो थोड़ा सा अप्रिशिएट करते हैं। बट साथ में दोनों ने ये भी बोला कि भैया रॉयल रबल में हर बंदा अपने लिए ये, मैं तुझे एलिमिनेट कर दूंगा, मैं तुझे एलिमिनेट कर दूंगा। तो भले ही इन्होंने यारी दोस्ती थोड़ी सी बातों बातों में दिखाई, लेकिन फिर भी रॉयल रबल में हर कोई बंदा सिर्फ अपने लिए काम करने वाला है, ये बात भी क्लियर है। इसके बाद शो पर अगला मैच आता है पेंटा वर्सेस पीट डन का। और भाई पेंटा की आज एंट्रेंस में वो जो पीछे से उन्होंने वो हमारे दिवाली में जो चरखी सी है वो जो लगा दी, भाई वो और ज्यादा उनकी एंट्रेंस को कूल बना रही थी। मुझे लग रहा है एक स्पॉट पर हल्का सा जो कोऑर्डिनेशन है वो गड़बड़ हुआ, क्योंकि जब वो ऐसा करके उन्होंने किया मेरे ख्याल से तभी वो पीछे से चरखी घूमनी चाहिए थी, लेकिन वो घूमी नहीं। बाकी मैच तो भाई हमेशा ही पेंटा बढ़िया ही देंगे, और डब्ल्यूडब्ल्यू भी दिखा भी यही रही है कि पेंटा कितना अच्छा रेसलर है। पीट डन के साथ उनको पेयर कर रहे हैं तो वही बताता है, वो मैक्सिकन जो उनका डिस्ट्रॉयर है वो तो हमेशा ही कूल लगता है। बाकी ऑब्वियसली मैच भी उनको ही जीतना था, लेकिन ये बोलना पड़ेगा जिस तरीके से पीट डन का रेसलिंग स्टाइल है वैसा ही पेंटा ने आज उनके साथ किया। भाई उनको नी पे पटका, उनका शोल्डर ऐसे बुरा तोड़ मरोड़ दिया, और एंड में पेंटा ड्राइवर के साथ वो ये मैच जीत चुके हैं। थोड़ा सा पीट डन को देख के भी लग रहा है यार अच्छा ठीक है, मतलब चलो एक मैच दे, थोड़ा सा लोगों को याद है। मैं तो नाम भी भूल जाता हूँ भाई पीट डन का, मुझे पता नहीं बुच कहने की क्यों आदत लग गई है, जितना उनको ट्रॉल किया गया है इस नाम के लिए। इसके बाद सीएम पंक का एक इंटरव्यू भी था, मुझे पता नहीं अगर आप इसको इंडिया में सोनी की प्रोग्रामिंग में देख रहे हो तो क्या चीज़ हुई, लेकिन नेटफ्लिक्स पर तो ये था सीएम पंक का इंटरव्यू होता है, और यहाँ पे वो बताते हैं कि कैसे उनको वो तो हिस्ट्री बनाने के लिए ही आए हैं। वो मंडे नाइट रॉ को जो डेब्यू हुआ था नेटफ्लिक्स पर, उसको उन्होंने मेन इवेंट किया था। जॉन सीना का नाम लेते हैं सीएम पंक, कहते हैं आई कैन नॉट सी जॉन सीना थ्रोइंग मी आउटसाइड। और उसके बाद फिर वो रोमन रेंज के लिए बोलते हैं कि उसको तो मेरी जरूरत पड़ी अपना फैमिली बिजनेस सेटल करने के लिए। बता देना अब तक कितनी बार रोमन रेंज के नामों को अलग अलग स्टोरी के अंदर मेंशन किया जा रहा है। कहते हैं ड्रू मैकिंटायर को तो मैंने डर्ट पे मिला दिया है, और सैमी ज़ेन के बारे में मेरे से पूछना मत, क्योंकि वो तो मेरे लेवल पे ही नहीं है। होगन के ऊपर भी शॉट ले लिया, कहते हैं अगर वो भी आया ना तो उसको भी मैं बाहर फेंक दूंगा, और कहते हैं कि एक ही बंदा जीतेगा जिसका नाम है सी। और उसके बाद क्राउड ने बोला एम पंक। तो ये करके उनका भी एक प्रोमो सा था। बाकी डब्ल्यूडब्ल्यू वही है कि अब तो भाई रॉयल रंबल बहुत पास भी आ गई है, अगले हफ्ते ही रॉयल रंबल है, तो पता नहीं रॉ के बाद इतनी जल्दी टाइम कैसे आ गया रॉयल रंबल तक। इसके बाद शो पर डैमेज कंट्रोल वर्सेस प्योर फ्यूजन कलेक्टिव का मैच था। एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करूंगा मैं आपका इस मैच के बारे में बताते हुए, डैमेज कंट्रोल जो है ये वाला मैच जीत चुकी है। और शो का मेन इवेंट जो कि रेसलमेनिया रीमैच है, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस। इनके मैच के आज स्टाइल को देख के मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि ये अभी इतने पहुंचे हुए सुपरस्टार हैं ही नहीं। मतलब ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उन्होंने कुछ गड़बड़ किया, लेकिन जैसा होता है नए टैलेंट्स बिल्कुल अपना 100% एफर्ट देते हैं कि सारे लोगों को पता चले कि वो कैसे बिगर स्टेज के ऊपर भी शाइन कर सकते हैं। तो वो वाली फील मुझे देख के आई। इनको चॉप्स की बरसात हो रही है, जिस तरीके से शोल्डर टैकल हमने देखे हैं भाई ड्रू मैकिंटायर ने तो जो उड़ा के मारा, आउटसाइड डाइव होती है, सुपरप्लेक्स से फैल्कन एरो की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन उसको मिचिनोको ड्राइवर में उन्होंने बदल दिया। फ्यूचर शॉक डीडीटी आ रही है सुपर के क्लोज लाइन, मतलब सारे बढ़िया बढ़िया से मूव हैं, लेकिन फिनिशर फेस्ट यहाँ पे नहीं आता, क्योंकि इससे पहले कि कोई बंदा अपने कर्ब स्टॉर्म की तरफ जाता है फिर क्लेमोर मतलब एग्जीक्यूट कर पाता है, भैया सेथ रॉलिंस ने यहाँ पर जो विक्ट्री है उसको स्टील कर लिया, पकड़ के उन्होंने पिन कर लिया। ड्रू मैकिंटायर आ गया, भैया शॉक में आ रहा है ये क्या हो गया। उसके बाद गुस्सा उनका फूटा,
थोड़ा सा कमबैक कर रहे थे वैसे, लेकिन भाई उन्होंने क्लेमोर तो उनको मारी और रिंग पोस्ट पे जाके वो क्लेमोर लगाने के लिए बिल्कुल रेडी होते, लेकिन यहाँ पे मदद करने के लिए आते हैं सेथ रॉलिंस के यार सैमी ज़ेन। बचा तो उन्होंने थोड़ा सा लिया, लेकिन क्या ही बचाया भाई, उसके बाद सैमी ज़ेन को भी उन्होंने धोया। अब सेथ रॉलिंस को रिंग में जाके जब वो मार रहे होते हैं ना, तो हेलुआ किक गलती से ड्रू मैकिंटायर को बजाने की बजाय उन्होंने सेथ रॉलिंस को ही लगा दी और भैया ड्रू मैकिंटायर वहां से हंसते हंसते चले जाते हैं। तो ये वही अब रॉयल रंबल के मैच को ही हाइप कर रहे हैं, क्योंकि जो सारे पार्टिसिपेंट हैं वही मेन चीज होने वाली है अगले वाले शो की। अगर मैं इस वाले शो को रेट करूँ तो भाई मैं इसको 4.25 स्टार की रेटिंग दूंगा, क्योंकि मैं तो भाई मैं इससे काफी एंटरटेन हुआ। अगर स्मैकडाउन से कंपेयर करूँ तो भाई लग रहा है वो तो जबरदस्ती के 3 घंटा घसीट रहे हैं या अपना 2.5 घंटे में ही खुश हो ले रहे हैं। बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक के लिए लेते रहो जिंदगी के मजे।